brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। विजय फैक्टर हमारे खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आरएसएस वो काम करने जा रही है जो उसने अपने 100 साल के इतिहास में नहीं किया? क्या बीजेपी वो काम करने जा रही है जो उसने अपने 45 साल के इतिहास में नहीं किया? मुझे तो यकीन नहीं होता कि इतना बड़ा बदलाव बीजेपी में होने वाला है, लेकिन चर्चा यही है कि बीजेपी को जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है, वो महिला वर्ग से हो। 3 महिलाओं के नाम प्रमुखता से लिए जा रहे हैं। तीनों की तीनों महिलाएं दक्षिण भारत से हैं। इससे पहले वसुंधरा राजे का नाम भी बीच-बीच में उछाला गया था और आपको ध्यान होगा कि वाजपेयी जी के कार्यकाल में एक बार सुषमा स्वराज को भी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की पहल की गई थी, लेकिन एक तो वो मूल रूप से बीजेपी की नहीं थी, दूसरा संघ को भी कुछ ऐतराज था। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर 3 महिलाओं में से किसी एक को प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर सहमति बनती हुई दिख रही है, तो इसमें आरएसएस की सहमति तो प्रमुखता से ली ही गई होगी। अब बड़ा सवाल उठता है कि आरएसएस ने तो 100 साल में ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया, चर्चा तक नहीं की। हाल के सालों में कुछ चर्चा की बात ज़रूर सामने आई थी, लेकिन वो गंभीर चर्चा नहीं थी। वो इस रूप में थी कि अगर कोई महिला आरएसएस को लीड करे तो क्या होगा? तो निर्मला सीतारमण, डी पुरंदेश्वरी देवी और वनांती श्रीनिवासन 3 नाम सामने आ रहे हैं। इनमें निर्मला सीतारमण का नाम प्रमुखता से इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि वो 2019 से बीजेपी मोदी सरकार की वित्त मंत्री हैं। उससे पहले रक्षा मंत्रालय में रही, बीजेपी की महिला विंग को वो संभालती रही हैं। स्ट्रॉन्ग उनके पॉलिटिकल कनेक्शन हैं। हालांकि 2 बार से वो राज्यसभा की सांसद हैं। लोकसभा का चुनाव पिछली बार इसने नहीं लड़ा था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं खर्च कर सकूं, ये बात कही थी। वित्त मंत्री रहते हुए भी 1-2 बयानों के लिए थोड़ा विवाद उठा था, जब उन्होंने कुछ कहा था कि शायद प्याज महंगा हो गया था कि प्याज लहसुन तो मैं खाती नहीं हूँ। इस तरह की बातें कुछ कही गई थी। आगे दक्षिण भारत से हैं, तमिलनाडु से मूल रूप से हैं। इनके पति बहुत वोकल हैं। खैर वो हम कहानी आज नहीं छेड़ेंगे। इससे पहले 2022 में और 2023 में फोर्ब्स की जो दुनिया की 100 सबसे ज़्यादा प्रमुख प्रभावशाली महिलाओं की सूची है, उसमें वो रह चुकी हैं। एक बार 36वें नंबर पर आई थी, एक बार 32वें नंबर पर आई थी। क्या निर्मला सीतारमण, जिनकी हाल में ही दिल्ली में बीजेपी के नए बने मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इस समय हैं जेपी नड्डा और बीएल संतोष जो संगठन महासचिव हैं, उनसे लंबी बातचीत हुई, तो इसके भी राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं। अगर निर्मला सीतारमण राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती हैं, यानी एक व्यक्ति एक पद वित्त मंत्रालय छोड़ना पड़ेगा। वित्त मंत्रालय छोड़ना पड़ेगा तो किसी अन्य को तो वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त भार नहीं दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली मंत्रिमंडल में जो फेरबदल की और बदलाव की बात सामने आ रही है, वो फिर ऐसा लगता है कि मानसून सत्र से पहले हो जाएगा। कहा जा रहा है कि 10-12 मंत्री इधर से उधर किए जा सकते हैं। सुप्रिया सूले को भी केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। बीजेपी में कुछ लोगों को संगठन में भेजा जा सकता है, मंत्री पद छीनकर कुछ को संगठन से मंत्रालय दिए जा सकते हैं, खास तौर से बिहार के विधानसभा चुनाव के, उसके बाद बंगाल के, असम के विधानसभा चुनाव को देखते हुए। तो ये अगर निर्मला सीतारमण राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती हैं, तो एक बड़ा रास्ता इस रूप में खुल जाएगा। दूसरा नाम थोड़ा विवादास्पद है, डी पुरंदेश्वरी देवी। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि निर्मला सीतारमण तो संघ के साथ रही हैं, संघनिष्ठ रही हैं, बीजेपी से जुड़ी रही हैं। डी पुरंदेश्वरी देवी तेलुगु देशम में भी रही, जो उनके पिता ने बनाई थी। एनटी रामाराव ने जब तेलुगु देशम पार्टी बनाई थी तो वो उनकी बड़ी बेटी है। और इनकी छोटी बहन की शादी आंध्र प्रदेश के इस समय के जो तेलुगु देशम पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री हैं
चंद्रबाबू नायडू उनसे हुई है। यानी नायडू उनके जीजा लगते हैं, ये उनकी साली लगती है। मनमोहन सिंह सरकार में 2009 में ये मानव संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री रही और 2012 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में भी राज्य मंत्री का दर्जा इनको हासिल था। यानी कांग्रेस से गई हुई हैं और बहुत लंबा समय भी नहीं हुआ गए हुए। यहां दिक्कत यह है कि इनको डी पुरंदेश्वरी देवी को 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद स्पीकर बनाने की भी बात हुई थी, लेकिन तब कहा जाता है कि चंद्रबाबू नायडू ने हरी झंडी नहीं दिखाई थी। तो जिन चंद्रबाबू नायडू को स्पीकर बनने पर ऐतराज था, वो चंद्रबाबू नायडू बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की अपनी तरफ से हरी झंडी दिखा देंगे प्रधानमंत्री मोदी को, ये थोड़ा सा अटपटा लगता है। हाँ, पॉलिटिक्स गिव एंड टेक वाली बात है। अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा मिल भी रहा है, तो वो नाते हो सकता है कोई राजनीतिक सौदेबाजी हो जाए चंद्रबाबू नायडू से। लेकिन नायडू को ये क्या नहीं लगेगा कि डी पुरंदेश्वरी देवी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई तो बीजेपी अपने पांव पसारने में बहुत कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी आंध्र प्रदेश में। और बीजेपी जैसे कि उसका सिस्टम रहा है कि वो पहले उंगली पकड़ती है फिर घर के अंदर घुस आती है और छोटा भाई बनकर घुसती है और फिर बड़े भाई की सत्ता को बेदखल करके या साइडलाइन करके हावी हो जाती है। कुछ हो सकता है बिहार में हम देख लें नवंबर में, महाराष्ट्र में हम देख चुके। खैर, तीसरा नाम वनाती श्रीनिवासन का है। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये भी 1993 से बीजेपी में जुड़ी रही हैं। बीजेपी की सेंट्रल जो इलेक्शन कमेटी है उसकी 2022 से मेंबर रही हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय महिला मोर्चे की अध्यक्ष भी रही हैं और इनकी खूबसूरती ये है इस बात की पॉलिटिकल कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने कमल हसन जैसे इतने बड़े फिल्मी सितारे को हराया था। कोयंबटूर दक्षिण की सीट उन्होंने जीती थी। 55 साल की हैं निर्मला सीतारमण, 65 साल की हैं। अगर बीजेपी ने कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया महिला को, यानी स्वाभाविक है कि आरएसएस की स्वीकृति या सहमति के बिना तो काम हो नहीं सकता, तो क्या ये माना जाए कि बीच का रास्ता कोई निकालने की कोशिश की है? क्या ये माना जाए कि 2029 में महिला आरक्षण लागू कर दिया जाएगा 33% डिलिमिटेशन के बाद? इस नाते बीजेपी को लगता है कि अच्छा नैरेटिव स्थापित करने में कामयाब होंगे। क्या ये माना जाए कि महिला वोटरों के महत्व को बीजेपी ने अब पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है और महिलाओं से जुड़ी योजनाएं तो चलती ही रहती हैं, लाड़की बहना हो, चाहे मैया योजना हो, सम्मान योजना हो, बहुत सारे राज्यों में, कांग्रेस के शासित राज्यों में और ममता बनर्जी के राज्य में भी ये सब चल ही रहा है। 1,18,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा अलग अलग राज्य सरकारें ऐसी योजनाओं पर खर्च कर रही हैं। तो महिला वोटरों का ध्यान, दक्षिण भारत का ध्यान, तमिलनाडु में भी चुनाव हैं, केरल में भी चुनाव हैं। एक बड़ा सवाल उठता है कि बीजेपी में महिला नेताओं की कितनी कदर होती रही है। विजया राजे सिंधिया संस्थापक सदस्यों में से रही संघ के भारतीय जनसंघ के। उनकी बेटी वसुंधरा राजे राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही, लेकिन फिर उनको दूध से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया गया। उमा भारती मुख्यमंत्री रही, लेकिन उनके साथ क्या हुआ सब जानते हैं। सुषमा स्वराज राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाई। विदेश मंत्रालय में विदेश मंत्री के रूप में अच्छा काम कर रही थी, लेकिन मोदी जी फिर से चुनकर आए तो मंत्रिमंडल में बिल्कुल जगह नहीं मिली सुषमा स्वराज को। एक सवाल और उठता है, इंदिरा गांधी देश की महिला प्रधानमंत्री रही, एकमात्र महिला प्रधानमंत्री। हम क्या ये मानकर चलें कि अगर 2025 में बीजेपी को पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलती है तो 2029 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी किसी महिला को या जिसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है उनका नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में भी आगे बढ़ाने की स्थिति में होगी? संघ तो चाह ही रहा है कि ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। अब ये तीनों महिलाओं के बारे में मैं निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये रबड़ स्टैम्प की तरह काम करेंगी या नहीं करेंगी। इस बारे में मैं कोई टिप्पणी करने की स्थिति में आज की तारीख में नहीं हूं।
लेकिन जैसा संघ चाहता है कि अंग्रेजी भी बोलने का पकड़ हो, अपनी प्रेजेंस शो करना हो, संघ के प्रति निष्ठा हो, उसके हिसाब से देखा जाए, भारत का पक्ष मजबूती से रखना जानता हो विदेशों में खास तौर से, तो निर्मला सीतारमण तो 10 में से 10 नंबर इसमें हासिल कर सकती हैं। एक बड़ा सवाल जो मैं पहले उठाने वाला था, क्या महिला का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना पार्टी के लिए फ़ायदेमंद हमेशा से होता है? या महिला को कितनी ऊर्जावान महिला है, कितना नया सोच सकती हैं, कितना वो छोटे-मोटे स्वार्थों से ऊपर उठ सकती हैं, उस पर डिपेंड करता है। हमने देखा वसुंधरा राजे को उनकी महत्वाकांक्षाएँ खा गई। ममता बनर्जी हमने देखा कि किस तरह से संघर्ष करती रही, युवा कांग्रेस में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, फिर कांग्रेस छोड़ी, फिर अपनी पार्टी बनाई, इस बीच वाजपेयी जी की सरकार में भी रही, अब वो लगातार तीसरी बार से मुख्यमंत्री हैं और बड़ी चुनौती दे रही हैं। हमने मायावती को देखा, उनका राइज़ देखा, उनका हम पॉलिटिकल फॉल देख रहे हैं एक तरह से, कैसे वो हाशिए पर सिमट गई हैं। उड़ीसा में महिला मुख्यमंत्री नंदती सतपथी हुआ करती थी, उनका रुतबा था, उनका रुआब था। खैर, कुछ दिन बाद और है, पता लग ही जाएगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया।